नमस्कार दोस्तों। प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में संसद अर्थात पार्लियामेंट वाला जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और महत्वपूर्ण प्रोविजन बजट के सहित, ठीक है, इसमें बजट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो भी इंक्लूड किया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपके वनडे एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और साथ में जो एमपीपीएससी प्री है और एमपीएसआई और यूपीएसआई उसका भी ये पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है इसमें कवर किया गया है, ठीक है। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम संसद को। तो संसद जो पार्लियामेंट है, हम इतने समय से चर्चा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटिश प्रणाली को अपनाई गई है और हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। क्या है? संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो संसद है, ठीक है, वह संसद आपका जो है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन कौन से देखिएगा, इसमें जो है यह राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के जो है पार्लियामेंट या संसद बनता है। तो कभी भी आपसे अगर प्रश्न में पूछे कि निम्न में से कौन से घटक संसद में शामिल होते हैं, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों घटक याद रखने हैं। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है, क्योंकि ब्रिटेन में यही सिस्टम है कि वहाँ का जो पार्लियामेंट है, वहाँ का जो संसद है, वह वहाँ के क्राउन, ठीक है, वहाँ जो है ब्रिटेन में जो अपर हाउस होता है, ठीक है, जो अपर हाउस होता है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर राज्यसभा है। और जो वहाँ पर लोअर हाउस होता है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, जो हमारे यहाँ लोकसभा है। और प्लस क्या हो गया, यहाँ पर जो है आपके प्लस जो है क्राउन, वहाँ के जो महाराज हैं या महारानी हैं उनसे मिलकर के बना हुआ होता है। और इसी सिस्टम को एज इट इज हमने जो है इंडिया में अडॉप्ट किया हुआ है। क्लियर है बात? ठीक है। तो देखिए, संसद का पार्ट राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी भाग है ना, देश का प्रमुख भी है और संसद का भाग भी है। लेकिन राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। राष्ट्रपति का पृथक निर्वाचन होता है, जो हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का देखिए, राष्ट्रपति का क्या रोल होता है संसद में? राष्ट्रपति का रोल ये होता है कि जो भी कानून, जो भी विधेयक संसद के द्वारा पारित किए जाते हैं वो राष्ट्रपति की सहमति से ही एक्ट में कन्वर्ट होता है, अधिनियम में कन्वर्ट होता है, तब्दील होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई बिल एक्ट नहीं बन सकता, मतलब कोई भी विधेयक जो है वह अधिनियम नहीं बन सकता। राष्ट्रपति की सहमति बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है राष्ट्रपति का इसमें, ठीक है। फिर क्या है? लोकसभा, जिसे हम क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं या प्रथम सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन या प्रथम सदन, ठीक है। इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल। अगला है वो है हमारा क्या, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहते हैं और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। कई बार इसे जो है वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वरिष्ठों की सभा। इसे कई बार जो है वरिष्ठों की सभा भी कहा जाता है ना, वरिष्ठों की सभा। तो ये बात आपको याद रखनी, ये इनके नाम हो गए, ठीक है। तो लोकसभा का क्या नाम है, ठीक है। इसे कई बार जो है आम सभा भी कह दिया जाता है। क्या कहा? इसे वरिष्ठों की सभा जैसे कहा जाता है ना, इसे जनसभा या आम सभा भी कह दिया जाता है। लोकसभा को जो है आम सभा भी कह दिया जाता है, ये जनसभा भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो संसद है, संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात और आपको ये याद रखनी है यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें जो संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो आपके विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। तो यहाँ पर जो है कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य विधायिका में भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि विधायिका के सदस्य क्या करते हैं, कार्यपालिका में सदस्य बनते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। और संसद का काम क्या है? संसद का काम है विधायी काम है। क्या है? विधायी काम। यह विधायिका का ही एक अंग है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? विधायिका का काम है, यह एक विधायिका है। सरकार के तीन अंगों में से जो एक अंग है
वह है विधायिका, ठीक है, पार्लियामेंट। अब देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं लोकसभा से पढ़ने के, अपनी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा जो है, लोकसभा की प्रथम बैठक, ठीक है, लोकसभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 17 अप्रैल 1952 को। कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को। यह भारत की प्रथम गठित लोकसभा थी जिसकी बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुई थी, ठीक है, क्योंकि 1951 में और 52 में जो है प्रथम आम चुनाव हुए थे देश में। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि हमारे भारत देश में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे वह 1951-52 में हुए थे, ठीक है। और उसके रिजल्ट आने के बाद 17 अप्रैल 1952 को जो है वह लोकसभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर उससे पहले क्या हो रहा था, क्योंकि हम आज़ाद तो 1947 में ही हो गए थे। तो आप लोग याद रखिएगा, जब मैंने आपको संविधान सभा पढ़ाया है तो वहाँ पर बताया है कि संविधान सभा आज़ादी के बाद अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी, ठीक है, और उसी से अंतरिम मंत्रिमंडल भी बनाया गया था, ठीक। तो ये हो गई। अब हम लोकसभा की संरचना देखते हैं। लोकसभा का ये देख लिया हमने, अब हम लोग देखते हैं लोकसभा की संरचना, ठीक। तो अच्छा, लोकसभा के संबंध में जो अनुच्छेद है वो कौन सा है आपका? आर्टिकल 81 है। कौन सा है? आर्टिकल 81, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर यहाँ पर अगर हम संरचना में देखें तो संरचना में देखिएगा, इसके जो है टोटल मैक्सिमम जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो अभी कितनी निर्धारित की गई है? 550, ठीक है। मैक्सिमम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है 550, जिसमें 530 राज्यों से आएंगे और 20 जो है वह संघ राज्य क्षेत्रों मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, ठीक है। ये संविधान द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या है, ठीक। लेकिन वर्तमान में एट प्रेजेंट इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 543। कितनी है? 543। 7 सीटें जो पीओके वाला एरिया है वहाँ पर लगता है, वहाँ तो भारत जाके चुनाव अभी करवा नहीं पा रहा है, पर करवाएंगे, पर अभी तो नहीं करवा पा रहे हैं, है ना। जिस दिन हम पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अधिग्रहित जो कश्मीर है, उसे जो है जब भारत वापस से इंडिया में जो है मिला के उसको पूरी तरीके से अपना जो है वहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेगा, उसके बाद ऐसा होगा कि वहाँ पर भी इलेक्शंस होने लगेंगे, ठीक है। तो 543 में अगर हम देखें तो इसमें से 525 आते हैं कहाँ? राज्यों से। कहाँ से आते हैं? राज्यों से। 525 कहाँ से आते हैं? राज्यों से आते हैं। और 19 जो हैं वो आते हैं कहाँ से? यूटीज से, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से। मतलब 525 का चुनाव कहाँ से होता है? राज्यों से। 19 का चुनाव कहाँ से होता है? यूटीज से होता है। अब यूटी में भी याद रखिएगा कि दिल्ली से कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटें कहाँ से हैं? दिल्ली से। जम्मू एंड कश्मीर से कितनी है? 5 सीटें हैं। और जो अदर यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ से 7 सीटें हैं, ठीक है। तो ये हो गया सीटों का वितरण। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, तो कितनी है दोस्तों? 543 है। ये आपको याद रखना है। अगली महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वह कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या? जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे इसके सदस्य। इसके सदस्यों का निर्वाचन जो है वह जनता के माध्यम से किया जाएगा। मैं आपको समझा चुका हूं प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है। क्लियर है बात? एक चीज आपको और ये भी याद रखनी है, यहाँ पर ये जो 543 है, ठीक है, इसमें जो है 2 सदस्यों का प्रावधान पहले ये था कि इसमें से जो है लोकसभा में, जो हमारी लोकसभा है उसमें पहले ऐसा हुआ करता था 2019 के पहले, ठीक है, कि यहाँ पर 2 आंग्ल भारतीय, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व तो कम था, ठीक है। तो ये तो प्रतिनिधि सभा है। प्रतिनिधि सभा मतलब क्या है? जहाँ पर जनता का प्रतिनिधित्व होता है ना। तो संसद में सभी का प्रतिनिधित्व हो, इसीलिए तो वहाँ पर जो है ST SC सभी के लिए जो है सीटों का आरक्षण किया जाता है। और कुछ समय बाद जब नारी वंदन अधिनियम लागू हो जाएगा, 106वां संविधान संशोधन विधेयक, तो ऐसा होगा महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान मिल जाएगा, है ना, लोकसभा और विधानसभाओं में। तो पहले 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था। ये 2 लोग जो हैं, अब इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन से जो आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे, 2 आंग्ल भारतीय, यह जो प्रोविजन है इसे समाप्त कर दिया गया है। क्लियर है बात? तो ये हो गई क्या? लोकसभा की सामान्य जानकारी। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? प्रथम बैठक कब हुई थी? संरचना के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में सदस्य कितने हैं, ठीक है। जो 2 आंग्ल भारतीय हैं उनको अब उनके मनोनयन को, मतलब उनके नॉमिनेशन को जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता था, उस प्रोविजन को जो है अब हटा दिया गया है, ठीक है। और
लोकसभा के प्रथम आम चुनाव, भारत में जो प्रथम आम चुनाव हैं वह 1951-52 में हुए थे। ठीक है, क्योंकि कई बार गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि जनरली ये लगता है कि यार हम आज़ाद तो हुए हैं कब, 1947 में, है ना। तो 1947 में हुए तो ये लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ चुनाव जो है 1948 में हो गए हों, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत में प्रथम जो आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुए थे, क्योंकि हमारे देश का संविधान ही 1950 को लागू हुआ है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। अब हम लोग देखते हैं क्या, मान लीजिए अब किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है, क्या बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है, तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो वह व्यक्ति जो है क्या हो, भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक हो। पहली बात तो ये आ जाती है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक की हो। मतलब 25 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जो है वह लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। क्लियर है बात? और इसके संबंध में और भी जो योग्यताएं हैं, ये संविधान में वर्णित योग्यताएं हैं, इसके संबंध में और जो भी वर्णित योग्यताएं हैं उसका जिक्र जो है वह कहाँ पर किया गया है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है, जो आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, ठीक है, अधिनियम है, वहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। ठीक है, तो इसमें जो है उसका जिक्र किया गया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में। क्लियर है बात? तो अब यहाँ तक बात हो गई। अब हम इसमें एक चीज़ ये देखते हैं कि अगर हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करें, किसकी बात करते हैं, कार्यकाल की, कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का अगर हम कार्यकाल देखें तो जो कार्यकाल होता है वह सामान्यतः, फिर से वही शब्द यूज कर रहा हूँ मैं, सामान्यतः, सामान्यतः कितना, 5 वर्ष, कितना, 5 साल, सामान्यतः 5 साल। अगर सब कुछ अच्छा रहा, जैसे अभी 2014 में जब चुनाव हुए थे तो उस सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल पूरा किया, फिर 19 में हुए तो उसने भी पूरा किया, अभी ये जो चल रहा है ये भी हो ही जाएगा 5 साल पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि सामान्यतः 5 वर्ष, हर 5 साल के बाद जो है आम चुनाव होते हैं। लेकिन अगर देश में आपातकाल की स्थिति हो, क्या हो, आपातकाल की स्थिति हो, इमरजेंसी लगा हो, वही अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है, 352 के तहत अगर आपातकाल लगा हो तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में, ठीक है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आपातकाल या जब अनुच्छेद 352 प्रभावी हो तब लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें ऑप्शंस होंगे आपके 6 मंथ, 12 मंथ, 18th मंथ, 24 मंथ, ऐसे करके ऑप्शन होंगे। तो आपको याद रखना है 12 मंथ मतलब 12 महीने, मतलब 1 साल तक। और जब आपातकाल खत्म हो जाता है, मतलब जब आपातकाल का जो है उसकी घोषणा को वापस ले लिया जाता है, तब की स्थिति में इसकी जो कार्यकाल है लोकसभा का वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब 6 महीने के बाद जो है आम चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है, आपातकाल की अगर उद्घोषणा लागू हो गई, मतलब आपातकाल को जो है अगर वापस ले लिया गया तो 6 महीने से ज़्यादा लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग और याद रखिएगा। अब होता है क्या, सीटों का निर्धारण। कार्यकाल देख लिया हमने, योग्यता देख लिया, अब हम लोग देखते हैं सीटों का निर्धारण कि भाई आखिर इन सीटों का वितरण होता कैसे है। मतलब जो है सीटों का जो वितरण किया जाता है वह किस प्रकार से होता है। ठीक है, सीटों का वितरण, तो देखिए पहले तो क्या था, सीटों का जो वितरण किया जाता था, ठीक है, उसके लिए जो है सबसे पहले एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है क्या, परिसीमन। क्या कहा जाता है, परिसीमन, डिलिमिटेशन। ठीक है, परिसीमन, तो सीमांकन करना है ये एक तरीके का। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, जनसंख्या के, मान लीजिए क्या किया जाए, मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या, सपोज कीजिए कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़ है। सपोज कीजिए वहाँ की जनसंख्या है 1 करोड़। अब इस राज्य को मान लीजिए 10 सीटें अलॉट की गई हैं लोकसभा की। कितनी सीटें अलॉट की गई हैं, लोकसभा की 10 सीटें अलॉट की गई हैं। तब के केस में क्या होगा कि 1 करोड़ को आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। मतलब 10 लाख में कितनी सीट हो गई, 1 सीट हो गई। क्लियर है बात? इसी को कहा जाता है मतलब जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण करना। ठीक है, तो आज़ादी के बाद तो ये कर लिया गया था। ठीक, तो इसमें जो है प्रत्येक जनगणना के पश्चात, परिसीमन का क्या मतलब होता है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः परिसीमन, मतलब सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाना। ठीक है, अब ये 2 तरीके से हो सकता है, जो परिसीमन होता है, जो डिलिमिटेशन होता है, वो 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है,
इसमें इसमें क्या होता है कि लोकसभा की सीट व राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की सीटों का भी और राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का भी निर्धारण किया जाता है। ठीक है, पहला परिसीमन आयोग जो बनाया गया था वह 1952 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1952 में बनाया गया था। उसके बाद ऐसा हुआ 1952 के बाद, जब हर 20 साल में, कितने में, हर 20 साल में क्या है, परिसीमन आयोग का गठन किया जाना था। ठीक, लेकिन ऐसा हुआ कि भारत में जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए क्या किया गया, जो डिलिमिटेशन कमीशन है और भारत में जो लोकसभा में सीटों का वितरण है उसको क्या कर दिया, स्थिर कर दिया गया, मतलब फिक्स कर दिया गया। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए जो है जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको कब किया गया था? 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ मैं आपको समझा रहा था कि भाई किसी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़, अब ये 1 करोड़ मान लीजिए ये 1951 की जनगणना के हिसाब से है, पर ये है जो मैं बता रहा हूँ उसको बता दे रहा हूँ, ये 1971 की जनगणना के हिसाब से है। किसमें? लोकसभा में 1971 की जनगणना के हिसाब से है। अब 1971 में मान लीजिए एक राज्य है, इसकी जनसंख्या थी 1 करोड़। अभी जो चल रहा है, मान लीजिए अभी जो है वो कौन सा वर्ष चल रहा है? 2025। तो क्या आप मुझे बताइए कि क्या अभी भी उस राज्य की जनसंख्या 1 ही करोड़ है? अभी तो उस राज्य की जनसंख्या जो है वह 1 करोड़ तो कहाँ, अब तक मान के चलो उस राज्य की जनसंख्या 25 करोड़ हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 25 करोड़। लेकिन सीटें अभी भी कितनी हैं? 10 ही हैं। पहले भी 10 सीट थी, सीटें अभी भी 10 सीट ही हैं। क्लियर है बात? ठीक, जैसे किसी राज्य को लेकर के, है ना, जैसे दिल्ली का ही एग्जांपल ले लीजिए। हमने देखा कि दिल्ली को 7 सीटें हैं लोकसभा में, एक केंद्र शासित प्रदेश है वो, लेकिन दिल्ली की जनसंख्या 1971 में अलग थी, आज वर्तमान में अलग है, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। तो इस सीटों की संख्या को फिक्स कर दिया गया है। किस संशोधन के माध्यम से? 2026 तक फिक्स कर दिया गया है, 84वें संशोधन 2001 के माध्यम से। क्लियर है दोस्तों? ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राज्य अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करें। अन्यथा क्या हो कि ये पॉलिटिशियन ऐसे लोग होते हैं कि इनको अगर पता चल जाए कि यार हमारे राज्य की जनसंख्या बढ़ेगी तो उतने ज़्यादा हमारे सीट बढ़ेंगे, मतलब हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है क्या कहते हैं, विधायक या सांसद बना पाएंगे, तो ये लोग जनसंख्या कंट्रोल ही नहीं करेंगे, अपने राज्य की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे क्योंकि उससे से ज़्यादा सीटें मिलेंगी उससे। ठीक, तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए कि भाई ये लोग अपने राज्य की जनसंख्या नियंत्रण जो है उसको, जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, इसलिए जो है सीटों की संख्या को फिक्स कर दिया गया। लेकिन परिसीमन करके क्या कर दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए पहले 10 लाख में क्या था, 1 सीटें थी, फिर बाद में जनसंख्या बड़ी होगी तो 20 लाख में 1 सीट कर दी गई होगी, फिर बाद में जनसंख्या बड़ी होगी तो 25 लाख में 1 सीट कर दी गई होगी। मतलब सीट एक ही था, लेकिन जनसंख्या का जो रेशियो था, जनसंख्या का जो अनुपात था, उसको बढ़ाते गए बढ़ाते गए। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसको परिसीमन कहते हैं। ठीक है, डीलिमिटेशन कहते हैं। आप लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप लोग अच्छे से समझते हैं इन सारी चीज़ों को कि कैसे अनुपात में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई परिसीमन की बात। तो ये दोस्तों लोकसभा जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी लोकसभा की जो बेसिक बातें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा। किसके बारे में देखते हैं? राज्यसभा के बारे में देखते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, राज्यसभा के बारे में देखने के पहले जो है लोकसभा के बारे में 1-2 बातें और हैं, उसको और जान लेते हैं। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसे हम और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, और उस अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीकर। ठीक है, बोलने वाला जो स्पीकर होता है वही स्पीकर कहा जाता है। ठीक, तो लोकसभा में ये जो व्यक्ति होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यह लोकसभा के बैठकों का संचालन करता है। किसका संचालन करता है? बैठकों का संचालन। मतलब ये समझ लो लोकसभा अगर एक क्लास है तो ये उसका क्लास मॉनिटर है। क्या है उसका? वो क्लास मॉनिटर है। ठीक है, या मतलब वहाँ पर जो भी रूल्स बनाने का काम, उनको डिसिप्लिन रेगुलेट करने का काम, सारी चीज़ें इसी के द्वारा की जाती है। आपने देखा होगा कभी पार्लियामेंट का सेशन जिसमें एक व्यक्ति सामने जो है बढ़िया चेयर लगाए, महाराजा कुर्सी लगाए बैठे हुए होते हैं, वही लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और उनके बाजू में 2 गार्ड खड़े रहते हैं बढ़िया पगड़ी वगड़ी लगा के, है ना। चलिए, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव, उसका जो निर्वाचन जो होता है, ठीक है, वह उनके सदस्यों के बीच में से ही किया जाता है। मतलब इसका चुनाव अलग से नहीं होता। ये जो 545 लोग होते हैं ना, ये जो 545 हमने जो चुना है लोगों को, है ना, 545 लोगों को, यही लोग अपने बीच में से, अपने, जैसे क्लास मॉनिटर का चुनाव भी तो ऐसे ही होता है ना, अपने बीच में से क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति को जो है वह उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। ठीक है, एक को कैसे चुन लेते हैं? अध्यक्ष के रूप में, और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में।
ठीक है। लेकिन लोकसभा में अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है और उपाध्यक्ष को डेप्यूटी स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेप्यूटी स्पीकर कहा जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष जो है वह एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पद होता है उनका। ठीक। अब लोकसभा के अध्यक्ष का काम क्या होता है? सबसे पहली चीज तो इसका काम यही है कि ये बैठक की अध्यक्षता करता है। जो लोकसभा की बैठक होती है यह उनकी अध्यक्षता करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। और साथ में और क्या करता है? लोकसभा में जो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि क्या होता है, इनका काम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा का काम है कानून बनाना। क्या करना? कानून बनाना। ठीक, कानून बनाने का काम ये लोग करते हैं। अब हुआ ऐसा कि कानून तब बनता है जब कोई बिल या कोई विधेयक लोकसभा से भी पारित हो जाए और राज्यसभा से भी पारित हो जाए। ठीक है, लोकसभा से भी पारित हो और राज्यसभा से भी पारित हो। मान लीजिए किसी विधेयक को लोकसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने पारित नहीं किया, राज्यसभा ने उसको लटका दिया। जैसे घर में आप परमिशन लेने गए, आपने मम्मी से परमिशन लिया, मम्मी ने हाँ बोल दिया, पापा ने परमिशन नहीं दिया। ठीक है, और उन्होंने कोई अपना कारण भी नहीं बताया। ऐसे कंडीशन में आप जुगाड़ में रहते हैं कि ये दोनों साथ में कब बैठें, ठीक है, ताकि फिर मैं अपना जो है काम इनसे निकलवा लूँ। ठीक, वैसा ही यहाँ पर होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी सामान्य विधेयक में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पॉलिटी में एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है दोस्तों, है ना। सामान्य विधेयक में यदि गतिरोध हो जाए, क्या हो जाए? गतिरोध। जैसे घर परिवार में मान लीजिए किसी मुद्दे पर कोई डेडलॉक हो जाए, कोई गतिरोध हो जाए, तब क्या होता है? सारे सदस्य आपस में मिलकर के बैठ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को एक साथ बैठा दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है क्या? संयुक्त बैठक। क्या कहा जाता है? संयुक्त बैठक। इंग्लिश में इसे कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग। क्या कहते हैं? ज्वाइंट सिटिंग कहा जाता है इसे। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में जो है डेडलॉक हो गया है। ठीक, बात बन नहीं पा रही है। तब के कंडीशन में ये जो संयुक्त बैठक होता है, तो देखो सामान्यतः तो क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष अलग हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष अलग है, लेकिन जब ये संयुक्त बैठक होती है तब इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा नहीं किया जाता। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन ये जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा अध्यक्ष ये बैठक नहीं बुलवाता, ये बैठक बुलवाते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो संयुक्त बैठक को बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, मतलब जब संयुक्त बैठक होगी तो क्लास मॉनिटर कौन होगा? लोकसभा स्पीकर होंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अभी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि बहुत सारी संसदीय समितियां होती हैं, कमिटीज होती हैं, उनमें जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो भी करने का काम जो है वह लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। फिर ये जो लोकसभा स्पीकर होते हैं यह बैठकों का स्थगन करते हैं। क्या करते हैं? बैठकों को स्थगन, उनका जो एडजर्नमेंट होता है वो करने का जो काम होता है वह लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा या न्यूज अगर आप देखेंगे, लोकसभा राज्यसभा जिसमें संसद की कार्यवाहियां दिखाई जाती हैं, उसमें लोकसभा जो स्पीकर होते हैं वो कहेंगे कि ये जो हाउस है फलाना तारीख को फलाने समय तक के लिए जो है क्या किया जाता है? स्थगित की जाती है ना। सदन की कार्यवाही को इतने समय तक, इतने बजे तक के लिए जो है स्थगित कर दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि सदस्य बैठे और खूब हो हल्ला होने लग गया, ठीक है, कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा, एक दूसरे के ऊपर कुर्सी पटकने पे आ गए हैं। अब तो खैर ऐसी कुर्सी लगा दी है कि वो लोग उठा नहीं सकते, है ना। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि एकदम बिल्कुल वहाँ भीड़ तो है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब लोकसभा अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि यार अब काम नहीं हो पाएगा, अब कार्यवाही नहीं हो पाएगा, एक काम करो थोड़ी देर के लिए जो ब्रेक ले लो, हो सकता है ये लोग शांत हो जाएं। जैसे कई बार होता है ना, आपका कई बार कहा जाता है कि आपको जैसे कहीं खूब तेज गुस्सा आ रही हो तो कहीं शांति से बैठ जाओ, या कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो उससे थोड़ा दूर हट जाओ, उस टाइम उससे बहस मत करो, नहीं तो वो और भड़क जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि लोकसभा में मान लीजिए गतिरोध हो, ठीक है, काम ना हो रहा हो, या अब आज समय हो गया है कि भाई अब 5 बजे तक बैठे हुए थे, अब जाएं, थक गए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, है ना, सुबह 11 बजे से लोकसभा की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही शुरू होती है, 5 बज गए हैं, तो उसको स्थगित करने का जो काम होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास एक और शक्ति होती है कि ये जो है ना निर्णायक मत दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? निर्णायक मत दे सकते हैं। इसे कहा जाता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का क्या मतलब होता है? जब बराबरी में वोट आने पर, कैसे बराबरी में जब वोट आता है तो ये कास्टिंग वोट कर सकते हैं। जैसे
मान लीजिए कोई बिल विधेयक पर वोटिंग हो रही है सदन में, वोटिंग क्यों हो जाती है? उसको पास करवाने के लिए, है ना। तब के कंडीशन में ऐसा हो कि सपोज कीजिए कि बीजेपी वाले हैं, ठीक है, बीजेपी वाले का भी वोट जो आया वो कितना है था, 200। इधर से जो कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टी है, मैं कांग्रेस ना लिख के ये बोलता हूँ, जो विपक्षी पार्टी है उनके भी, उन्होंने विपक्ष में, इन्होंने पक्ष में वोट किया क्योंकि सरकार इनकी है, इन्होंने विपक्ष में वोट किया, ये भी 200। अब ये देखो, ये दोनों 200 200, इसको तो, इसी को तो हम कहते हैं ना टाई हो गई चीज़ें। अब किसके पक्ष में जाए, निर्णय किसके पक्ष में जाए? ऐसे कंडीशन में ये जो स्पीकर महोदय दिख रहे हैं ना, इनके पास निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ये जिसकी तरफ ऊंट जिस करवट बैठ बैठ जाएगा, समझ लो उसके बल्ले बल्ले हैं। तो अगर वो इस तरफ चले गए, इधर की तरफ में वोटिंग कर दिया तो बिल पास हो जाएगा, इधर की तरफ अगर वोटिंग कर दिया तो बिल पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इनके पास निर्णायक मत देने का क्या होता है, अधिकार होता है दोस्तों, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। धीरे धीरे और आप लोग समझ जाएंगे लोकसभा की कार्यवाहियाँ किस तरीके से होती हैं। एक्चुअली क्या रहता है कि ये जो हमारी क्लासेस है वो थोड़ी कंसाइज हैं, है ना, वनडे एग्जाम को ध्यान में रख करके जो है ये क्लासेस में ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो है, अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो वहाँ पर जो है मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। साथ में अगर आप चाहें तो कभी अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे जो है इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे डिटेल जानकारी दी जाती है, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो उसमें एक मेल आईडी भी दिया हुआ है, वहाँ पे मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं वो डाउट भी आपका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो बस ये है कि आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए पढ़ाई करने के दरमियान, मतलब क्लास में कोई डाउट हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, है ना, अपने अल्टीमेट एम ये है। और साथ में एक चीज़ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ये नोट्स तो मैं टेलीग्राम से मैं आपसे शेयर करता ही हूँ, साथ में क्या होता है कि इसमें जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसमें हर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन दिया होता है। उस डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो ये जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्रिंट मतलब टाइपिंग के फॉर्म में पूरी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं। तो मान लो अगर किसी को नोट्स बनाना है और कुछ चीज़ें यहाँ छूट जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए तो वहाँ पूरा डिटेल दिया होता है, वहाँ से भी आप उसको रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला है ना कि ये जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट क्लास है, आपको फिर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लास में छूट जाती हैं तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब ये देख लेते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं उनके बारे में, है ना। जो हमारे भारत देश में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे, भारत देश के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्री जीवी मावलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर जी जो थे वो थे हमारे देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं, ये इनका दूसरा कार्यकाल है ओम बिरला जी का, ठीक। प्रथम महिला, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी तो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी, ठीक है। एक व्यक्ति और है नीलम संजीवा रेड्डी, जो क्या हुआ, लोकसभा अध्यक्ष भी थे और भारत के फिर राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो इस सेशन के लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो पूरे लोकसभा स्पीकर के जितने भी नाम हैं, जितने भी अभी तक लोकसभा स्पीकर हुए हैं, उन सबके नाम की एक सूची जो है इस जो हमारे नोट्स है उसके लास्ट में अटैच कर दिया गया है, ठीक है। वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा, लेकिन इनका नाम याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है, प्रथम कौन थे, प्रथम महिला कौन थी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है इनका काम एक और ये भी होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष उनका काम एक और महत्वपूर्ण ये भी होता है कि एक एंटी डिफेक्शन कानून है ना, दल बदल अधिनियम है, उसके संबंध में जो निर्णय लेने की जिम्मेदारी होती है, उसमें जो डिसीजन लेने का जो काम होता है वो भी लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। वह दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का जो निर्णय है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर दल बदल का कानून लगाया जाए या नहीं, मतलब उसको सजा दी जाए या नहीं दल बदल के आधार पर, तो वो निर्णय लेने का काम भी स्पीकर महोदय के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है बात? दल बदल क्या है अभी हम आगे थोड़े देखेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट किया है पूरा पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, जो है जो भी इससे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब इसमें एड ऑन कर दी गई हैं, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और भी हैं, ठीक। मान लीजिए अब वही बात है कि जैसे प्रधानमंत्री जी को लगने लग गया था कि चलो बहुत हो गया, अब थोड़ा हिमालय जाया जाए, इनका मन करने लगे, अध्यक्ष महोदय का मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका मान लो मन करने लग जाए कि यार अब बहुत हुआ, इस्तीफा देना है ना, त्यागपत्र देना है। तब के केस में मतलब स्पीकर जो है अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। किसको देते हैं? डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अब डेप्यूटी स्पीकर का मन हो जाए
कि यार बहुत हुआ, अब हिमालय तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तब वो किसको दे देंगे? स्पीकर को दे देंगे। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच में थे ना, कि राष्ट्रपति जो थे वो अपना त्यागपत्र किसे दे रहे थे? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे रहे थे? राष्ट्रपति को। तो वैसे ही यहाँ पर मतलब अगर ये चाहे तो समय से पहले, इनका कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर ये चाहें तो समय से पूर्व भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, मतलब रिजाइन कर सकते हैं। ऐसी कोई बंदिश नहीं है इनके ऊपर, ठीक है, हर कोई कर सकता है, जितने भी, चाहे आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, अभी आपका सिलेक्शन मान लीजिए एमपीएसआई में हो जाता है, यूपीएसआई में हो जाता है, एसएससी में हो जाता है, कल को आपका मन करे कि चलो यार अब इतना पढ़ ही लिए हैं, थोड़ा यूपीएससी का भी एग्जाम दे लें, पीएससी का एग्जाम दे लें, जब वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अपनी पुरानी पोस्ट छोड़ देंगे, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए अब ये हो, चलो ठीक है तो त्यागपत्र, लेकिन मान लीजिए कि अब अध्यक्ष को हटाना है, क्या करना है? अध्यक्ष को हटाना है, अध्यक्ष का चुनाव हो गया, अध्यक्ष बना दिया, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अपनी जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है वह निष्पक्ष होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई होते हैं जो अपनी पार्टी के साथ जो है अटैच होते हैं, तो या तो फिर ऐसा हो कि कुछ ऐसी समस्या आ जाए कि यार उनको हटाना पड़ जाए, ठीक है, हटाने की मतलब नौबत आ जाए, तब के कंडीशन में क्या है कि लोकसभा के अध्यक्षों को अगर हटाया जाएगा, हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा, तो ऐसे ही नहीं है कि जाके चुपचाप बोल दिए चलो तुम जाओ कुर्सी खाली करो, तो ऐसा नहीं, इसके लिए एक पूरी प्रोसेस है, और प्रोसेस ये है कि इनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव जो है, ठीक है, उसको तत्कालीन सदस्यों द्वारा पारित बहुमत से, मतलब जो जितने प्रेजेंट थे उस दिन उनके बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पहले की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? 14 दिन पहले की पूर्व सूचना देनी होती है। पूर्व सूचना मतलब ये कि भैया देखो ऐसा है कि तुम काम, अब लोकसभा अध्यक्ष को ये लोग जाके बताएंगे कि तुम अपना काम वाम ढंग से कर नहीं रहे हो, या तो खुद से रिजाइन कर दो, है ना, या तो फिर हम आपको जो है हम आपको हटाने के लिए वह लोकसभा में प्रस्ताव लाने वाले हैं। क्या लाने वाले हैं? लोकसभा में प्रस्ताव लाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? सिंपल सी बात यह है कि मान लीजिए उस दिन, जिस दिन लोकसभा में इनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया, उस दिन टोटल उपस्थित थे कितने? 400 लोग थे। कितने लोग थे? 400 लोग वहां पर लोकसभा में बैठे हुए थे। अगर 400 में से 201 लोगों ने इस बात के लिए सहमति दे दी कि हाँ स्पीकर को हटा दो, तब स्पीकर को उनके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, लोकसभा स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव है, ये जो प्रस्ताव है, ठीक है, वह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर का राज्यसभा से क्या लेना देना बताओ? राज्यसभा का काम अपना अलग है, वो अपना देखेगा। लोकसभा आपने ही चुना है, आप ही हटाइए भैया, ठीक है। तो जाकी लाठी हो की भैंस, है ना, सीधी सी बात ये है। हम राज्यसभा वालों को क्या लेना देना, ठीक है। राज्यसभा वालों को एक ही बार पाला पड़ता है जब वो संयुक्त बैठक होती है, तो तब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके भी अध्यक्ष मॉनिटर यही बन जाते हैं, ठीक है। अब कार्यकाल को लेकर के एक बात आपको याद में रखनी है, वो बात ये याद रखनी है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा के अध्यक्ष जब लोकसभा भंग हो जाती है, मतलब जब फिर से चुनाव होने वाले रहते हैं और नई लोकसभा आने वाली होती है, तो उसके पहले जो है लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, पुरानी लोकसभा को। तो उसके बाद भी अध्यक्ष जो है वह, मतलब स्पीकर जो है, अगली लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। जो अगली लोकसभा है उसकी जो पहली बैठक होती है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। जस्ट जैसे ही बैठक होगी नई लोकसभा की, जैसे ही नई लोकसभा की बैठक होगी, वैसे ही जो पुराने स्पीकर है वो अपना पद त्याग देंगे, ठीक है, अपना पद छोड़ देंगे, ठीक है। नहीं भी छोड़ेंगे तो चल जाएगा, तो हटना ही है उनको, ठीक। तो लोकसभा ऐसी प्रधानमंत्री के साथ, जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं आते तब तक वो पद पर बने रहते हैं। जैसे ही नया प्रधानमंत्री आ जाएगा वो अपने पद से हट जाते हैं। क्लियर है बात? तो ये चीज़ आपको याद में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि लोकसभा का स्पीकर कब तक अपने पद पर बना रहता है। तो लोकसभा का स्पीकर कब तक अपने पद में बना रह सकता है? जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती और उसकी पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है ऐसे ऑप्शन दीजिए, पहली बैठक तक, नए लोकसभा स्पीकर के चुनाव तक, ठीक, या फिर दूसरी बैठक तक, तीसरी बैठक तक। तो याद रखना पहली बैठक तक वो अपने पद पर बना रहता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब एक और है प्रोविजन लोकसभा में ही प्रोटेम स्पीकर का। किसका? प्रोटेम स्पीकर का। देखिए क्या होता है, सदस्य इलेक्ट हुए, है ना, सदस्य जो है इलेक्ट हुए, चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ। अब आम चुनाव होने के बाद ये सारे 545 की जो भीड़ है वो पहुंचती है कहाँ? संसद में। कहाँ पर पहुंचती है? संसद में। अब होता यह है कि आपको पता है कि इनको अभी स्पीकर तो आया नहीं है जो इनको कंट्रोल करे, ठीक है, क्योंकि ये इतना देखते हैं आप, कोई बोलना शुरू करता है तो रुकते ही नहीं, स्पीकर महोदय उसको जबरदस्ती चुप करवा के बैठाते हैं कि भाई चुप हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, दूसरे को भी बोलने दो, ठीक। अब तो कोई है नहीं,
अभी तो नया स्पीकर का चुनाव हुआ नहीं है। तो जब तक नए स्पीकर का चुनाव नहीं होता, ठीक है, जब तक नए स्पीकर का चुनाव नहीं होता तब तक के लिए एक जो ये सदस्य हैं 545, इसमें से जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसको क्या किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। टेम्परेरी पीरियड के लिए क्या बना दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, क्लास में गए, नई क्लास में शिफ्ट हुई, क्लास नई क्लास बनी, तो जो पिछले क्लास का, एक उदाहरण दे रहा हूँ, पिछले क्लास में जो मॉनिटर था उसी को बोल दिया जाता है कि देखो जब तक नया मॉनिटर का इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तुम ही मॉनिटर हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोटेम स्पीकर है। ठीक है, तो आम चुनाव के बाद लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तब आपका आंसर क्या होगा, तो याद रखना लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती, उसका चुनाव होता है जो कि सदस्य अपने में से ही करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, अब ये जो प्रोटेम स्पीकर है ये करता क्या है भैया, तो करता ये है कि जितने नए निर्वाचित आए हैं ना 545 लोग, इन सबको ये शपथ दिलाता है। क्या दिलवाता है, शपथ दिलवाने का काम करता है कि भैया शपथ ले लो, उसके बाद काम करना शुरू करना। ठीक है, फिर और क्या करता है, जो नए स्पीकर के लिए जो चुनाव होता है उसको ये आयोजित करवाता है, नया स्पीकर के चुनाव को आयोजित करवाता है। ठीक है, मतलब उसमें उसको नेतृत्व करता है उसका, और उसके बाद जब नए स्पीकर आ जाते हैं तो इसका पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये है प्रोटेम स्पीकर। ये लोकसभा में भी होता है और राज्यों की विधानसभाओं में भी होते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो ये हो गया है ना, तो इसके बारे में हो गया प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो मुझे लगता है कि लोकसभा से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक दो चीज़ें और हैं वो भी बता देता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को। आज़ादी के पहले, ठीक है, आज़ादी के पहले जो है हमारे यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद हुआ करता था। क्या हुआ करता था, केंद्र में केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। इसके बारे में मैं आपको जो अपनी पहली क्लासेस है भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास वहाँ पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ पर जो है 1921 में, कब, 1921 में, 1921 में पहली बार, क्योंकि 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, 1919 के अधिनियम में। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही स्पीकर थे और डेप्यूटी स्पीकर थे, तो उनको अध्यक्ष कहा जाता था और उपाध्यक्ष कहा जाता था। तो पहली बार जो वहाँ उस समय के वायसराय महोदय थे उन्होंने नियुक्त किया था, नियुक्ति होती थी, उनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, निर्वाचन नहीं हुआ था। तो पहले जो अध्यक्ष थे केंद्रीय विधान परिषद के, जिनको वायसराय ने नियुक्त किया था, ठीक है, नियुक्त किया था पहली बार, उन अध्यक्ष का नाम था फ्रेडरिक व्हाइट। क्या नाम था, फ्रेडरिक व्हाइट। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, फ्रेडरिक व्हाइट। और उपाध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यही वो व्यक्ति है जिनके बारे में कहा जाता था कि पहली बार जो है भारत में किसी भारतीय को जो ब्रिटिश काउंसिल है उसके साथ जो है एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया था। तो ये वही व्यक्ति है सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें किसने अपॉइंट किया था, वायसराय ने। क्लियर है बात। अब हुआ ऐसा कि यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, 1924 में निर्वाचन हुए, भारत में जो है निर्वाचन करवाई गई थे, निर्वाचन हुआ, और उसके बाद फिर से जो नई केंद्रीय विधान परिषद बनी थी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पर अब वायसराय ने नियुक्त नहीं किया, जो सदस्य आए थे उन्होंने, जैसे लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है वैसे ही उनका भी निर्वाचन हुआ। तो 1925 में पहली बार प्रथम निर्वाचित स्पीकर या अध्यक्ष उस समय के केंद्रीय विधान परिषद के कौन थे, विट्ठल भाई पटेल थे। प्रथम भारतीय जो निर्वाचित हुए थे केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक है, अध्यक्ष के तौर पर, कौन, विट्ठल भाई पटेल। ये नाम आपको याद रखना है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भैया थे, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक जो है बात, ये लोकसभा तक जो है हमने लोकसभा का जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब राज्यसभा के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रज्ञान ICS के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।